नेक्स्ट क्लास का जो मैटर है अपना वो जो रह गया वो देख लेते हैं एक बार क्या था। देखिए यहाँ से देखना, जो आयन की मात्रा समान होने पर मृदा उदासीन यानी कि यानी कि जहाँ पर पीएच जो है वो 7 होती है। आसुत जल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डिस्टिल वाटर जो होता है उसकी पीएच भी कितनी होती है, उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। उसका पीएच मान आपका होता है 7। ओके, देखना पीएच यानी कि डिस्टिल वाटर है उसके पीएच का मान कितना होता है, ये यहाँ पे दे रखा है 7.0 होता है। अतः जानना अत्यधिक आवश्यक है कि पीएच स्केल जो लघु गुणों का है उसका मान पीएच एक लघु गुणों की स्केल है, न कि एक अंकगणितीय की, ठीक है ना। पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के 10 गुना के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखना pH7 की अपेक्षा pH6 में H प्लस आयनों की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है, अर्थात उसमें जो देखना क्या, अर्थात उसके अंदर 0.00001 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं इस वजह से, ठीक है। इसी तरह pH7 की अपेक्षा 6 10 गुना अधिक अम्लीय होती है। इसी प्रकार 6 की अपेक्षा जो 5 है वो भी क्या होती है, इससे 10 गुना अधिक अम्लीय होती है। इस तरीके से पीएच क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी प्रकार निरंतर क्या होती है, इसमें कम होने पर अम्लता यानी कि पीएच कम होने पर अम्लता क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। देख सकते हो यहाँ पे अम्लता लगातार बढ़ती जा रही है। ये आप देखो, इसका आपका स्केल दिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, कभी कभी डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। तो देखना इसमें क्या है, यानी कि देखो 0 से आप देख सकते हो यहाँ 0.7 है, ये एक उदासीन बिंदु है, न्यूट्रल। यहाँ से लगातार इस ओर जब बढ़ते जा रहे हो तो क्या होगा, ये जो आपका पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू को कम होता जा रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे जो एसिडिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पे एसिडिटी क्या होती है, उच्चतम, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखना ये 7.0 वाला तो न्यूट्रल पॉइंट है यानी उदासीन बिंदु है। जब आप इससे लेके 14 की तरफ जाते हो तो जो क्षारीयता वो क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो अपना टॉपिक है मृदा अभिक्रिया का कोलोइडी नियंत्रण। ओके, कोलोइडल कंट्रोल ऑफ सॉइल रिएक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है उसमें क्या है, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है अपना प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना प्रतिशत बेस संतृप्ति है, ये रहा, परसेंटेज बेस सैचुरेशन। ओके, इसमें देखना कोलोइडी जटिल के विनिमय भस्म, ये देखो ये रहा कोलोइडी जटिल विनिमय भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपातों को प्रतिशत बेस संतृप्ति के द्वारा क्या होता है, दर्शाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिशत बेस संतृप्ति है उस पर अम्लता अधिकतम तथा 100 के लगभग बेस इस पर क्या होती है, उदासीन या क्षारीय प्रकृति की होती है। ओके, इसके बाद में अगला है मिसेल की प्रकृति, ये भी देख लीजिए, नेचर ऑफ मिसेल। समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलोइडों के पीएच मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, देखो अलग अलग बेस संतृप्ति होगी तो पीएच मान भी क्या होगा, अलग अलग हुआ, ये तो एक जाहिर सी बात है। ओके, उसके बाद में देखना क्या, यह कोलोइडी पदार्थ मृदा विलयन में H प्लस आयन देने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होने के कारण, अर्थात इनकी बेस संतृप्ति की जो स्थितियाँ वो भी अलग अलग होती है। अर्थात ये भी क्या करते हैं, इनका पीएच मान घटता बढ़ता रहता है, पीएच मान बदल देते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन जो है अपेक्षाकृत कम होता है तथा इस प्रकार की जो मृदाएं होती है इसमें कोलोइडों की क्या होती है, प्रधानता होने के कारण इसमें बेस संतृप्ति क्या होगी, बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत जो पीएच मान है वो क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। ओके, यही है। अगर इसमें देखा जाए ना तो देखो सिलिकेट क्ले में मोंटमोरोनाइट की सबसे अधिक तथा केवलाइट की सबसे कम होती है, इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर जो पीएच मान है वो कितना होता है, 50% बेस संतृप्ति पर पीएच मान ये रहा 5.02 5.0 से इतने 5.8 तक होता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इधर जो अपना पार्ट है ओके, इसमें देखना, देखो हाइड्रस की भी दे रखी है, जो आपका हाइड्रस माइका ग्रुप है, ये रहा हाइड्रस माइका ग्रुप। इसकी में क्ले की जो पीएच है 6 से 7 होती है और कोलोइड पदार्थों की जो पीएच है 4.0 से 5.0 इतनी होती है, ठीक है ना। देख सकते हो आप, ये लिखी हुई है दोनों। ओके, अब चलो अधिशोषित भस्मों का प्रकार। अधिशोषित भस्मों के प्रकार भी देख लीजिए। कोलोइड जटिल पदार्थ में उपस्थित विशेष अधिशोषित जो भस्म है वो तुलनात्मक मात्रा का भी मृदा पीएच पर प्रभाव पड़ता है।
सोडियम संतृप्त जो मृदाएं होती है इसका पीएच कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से संतृप्त मृदा के पीएच से अधिक होता है। बिल्कुल इस प्रकार यदि प्रतिशत संतृप्ति 90 है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम के अनुपात समय पर 10:1:1 अर्थात परिवर्तित होंगे। दूसरे समय पर 5:1:1:9 इस तरीके से क्या होते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। जो आपके सामने दिखे हुए हैं ये रहे, इनके अनुपात ये यहाँ पे और यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये रहा मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। देख लीजिए कि मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन लाने वाले दो मुख्य कारक थे। एक तो ये रहा अम्ल उत्पादक कारक, दूसरा है यहाँ पे भस्म उत्पादक कारक। इंपॉर्टेंट है दोनों। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो चलो अपना पहला स्टार्ट करते हैं अम्ल उत्पादक कारक या एसिड फॉर्मेशन फैक्टर्स। अब एसिड फॉर्मिंग फैक्टर्स इसकी बात करते हैं। ओके, चलो नीचे की तरफ। ये रहा आपका एसिड उत्पादक कारक। देखना क्या है, पॉइंट नंबर 1 देखना है। इसमें जो कारक दिए उसके पॉइंट नंबर फर्स्ट है कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रम में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। बिल्कुल विच्छेदन से उत्पन्न जो CO2 है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। ये कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला देखा, H2CO3 कार्बनिक अम्ल होता है तथा अम्ल वियोजन के बाद H+ आयन देती है, जिसके फलस्वरूप pH का मान क्या हो जाता है, कम होता है। हमें पता है कि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब देखना आगे की तरफ दूसरा पॉइंट ये वाला, ये अकार्बनिक अम्ल जैसे कि H2SO4 है, HNO3 है इत्यादि भी मृदा में H+ आयन प्रदान करते हैं। ये वास्तव में ये अम्ल जो है ये प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर सामान्य से प्रबल अम्लीय दशा में विकसित या बोल सकते हो कि विकास के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरकों जैसे कि सल्फर है, अमोनिया सल्फेट है आदि को क्रम से क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट जो इसका है देखा वो ये देखो, नम प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण क्षारों का लीचिंग द्वारा ह्रास। सो ये रहा लीचिंग है ना, लीचिंग द्वारा ह्रास होने के कारण अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट अपना दूसरा अम्ल उत्पादक कारक यानी कि बेस फॉर्मिंग फैक्टर्स। बेस फॉर्मिंग फैक्टर्स की बात करें तो पहला बेस फॉर्मिंग फैक्टर, इसमें पहली लाइन्स देखते हैं क्या है, मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय वस्तुओं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, उनके द्वारा अम्ल की कमी में तथा उनके द्वारा अम्ल में कमी तथा क्षारीयता में वृद्धि होती है। इन प्रक्रमों में महत्वपूर्ण प्रक्रम अवक्षय ही है, जिसके द्वारा विनिमय धनायन खनिजों के साथ क्या होते हैं, मुक्त होते हैं तथा फिर से कोलोडी जो अधिशोषण के लिए क्या होते हैं, प्राप्य रूप में उपस्थित रहते हैं। और जो भस्म युक्त पदार्थ है वो चूना पत्थर मिलाने पर क्या होते हैं, भस्म युक्त पदार्थ जो है चूना पत्थर मिलाने पर भी ये मृदा में धात्विक धनायनों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बिल्कुल धात्विक धनायन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे सॉइल के अंदर। सिंचाई जल के विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं धनायनों के साथ, कोलाडी के साथ अधिक, ये भी जो धनायन के समय जो मृदा के अंदर मौजूद जो लवण है वो क्या होंगे, मृदा के अंदर अधिशोषित हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मृदा में इनकी क्या बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। ओके।